स्टूडेंट्स में काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डायमीटर वाले वृत्त यानी सर्कल में दो समानांतर पैरेलल जीवा यानी कॉर्ड है। यदि अगर एक जीवा की लंबाई लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। देयर आर दिस देखो ये दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर है। तब देन दूसरी जीवा सेकंड कॉर्ड का लंबाई लेंथ फाइंड करना है। 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें ये वृत्त लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा। देखो ये हमारा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, बड़ा सा बिग सा सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो बीचों बीच में कहीं पर सेंटर यानी कि केंद्र होगा। इस वृत्त में अंदर में बीचों बीच कहीं पर एनीवेयर सेंटर यानी कि केंद्र होगा। अब इसको सेंटर को यानी केंद्र को हम ओ बोलते हैं, ओ नाम देते हैं। अब आगे बोला है देखो यहाँ पर इस व्यास की बात बाद में करेंगे। देखो पहले देखो यहाँ पर वृत्त में यानी सर्कल में दो समानांतर जीवा लेनी है, तो पैरेलल कॉर्ड्स ले। देखो यहाँ पर देखो एक जीवा हमने ये ले ली, दूसरी जीवा हमने ये ले ली, एक जीवा हमने ये ली, दूसरी जीवा हमने ये ली। एक कोण ये है, दूसरा कोण ये। अब देखो यहाँ पर इसको नाम हम AB देते हैं और इसको हम PQ देते हैं। इसको AB दिया, दिस इज AB कोड, दिस इज PQ कोड। मतलब देखो यहाँ पर जीवा किसको बोलते हैं, कोड किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर यदि हम ये सर्कल के परिधि के ऊपर के यानी सरकमफेरेंस के ऊपर के दो बिंदु लेते हैं, टैग करते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, तो जो रेखाखंड बनता है, लाइन ऑफ सेगमेंट बनता है, उसको ही जीवा यानी कोड बोलते हैं। यानी कि AB जीवा है और PQ जीवा है। अब यहाँ पर दूसरी बात, मेन बात है, ये दोनों जीवाएं समानांतर है, पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल। देखो यहाँ पर ये एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, कट करेगी नहीं। मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। मतलब यहाँ पर यदि हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो देखो ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही। देखो यहाँ पर भी हमने मान लो, देखो यहाँ पर हमने दूसरा लंब डाला, तो यहाँ पर देखो इसका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ इसका भी होगा। फिर से एक बार देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। मतलब देखो यदि हमने एक लंब डाला यानी 90 का एंगल बनाया और इसका लेंथ जो होगा वो इसके बराबर ही होगा, तो दूसरा लंब हम डालेंगे 90 का एंगल डालेंगे तो इक्वल ही रहेगा। ये दोनों लेंथ इक्वल ही रहेगा, दोनों की लंबाई सेम है। अतः यहाँ पर इन बीच में हम अनंत यानी इनफाइनाइट लंब डालेंगे, अनंत यानी कि इनफाइनाइट लंब डालेंगे,
तो भी ये डिस्टेंस बदलेगा नहीं, ये दूरी सेम ही रहेगा, डिस्टेंस सेम। इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, वो दूसरे तरीके से कहे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इसलिए दोनों समानांतर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस देखो ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 1 है। आगे देखो दूसरी बात हमें देखो यहाँ पर देखो एक जीवा के इसकी लंबाई दी हुई देखो 24 दी हुई, तो आगे देखो हमें दूसरे जीवा के PQ की लेंथ निकाल, फिर से कर यहाँ पर देखो ये AB की लेंथ 24 दी हुई है, तो हमें दूसरे जीवा यानी PQ की लेंथ निकालनी है। कैसे निकलेगी, हाउ टू, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको थोड़ा साइड पर लिखते हैं, ये हमारा O बिंदु है, केंद्र O है। अब यहाँ पर हम क्या करें, देखो यहाँ पर हम ये केंद्र से यानी सेंटर से इस जीवा पर यानी कोण पर हम लंब डालते हैं 90 का एंगल बनने से पर। यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, यहाँ पर इस जीवा के ऊपर हमने केंद्र से सेंटर से लंब डाला, 90 डिग्री का एंगल बना, ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या करेगा, ये लंब क्या करेगा, तो ये लंब ये जीवा को 2 टुकड़ों में बांटेगा, 2 इक्वल पार्ट करेगा, ये लाइन को बाइसेक्ट करेगा, 2 समान भाग करेगा। यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर यदि हमने देखो ई नाम दिया तो ए बराबर ईबी होगा, ए बराबर ईबी होगा। अब यहाँ पर पूरी की लंबाई 24 है, AB की लाइन 24 है, यहाँ पर आधा बटे 24 का आधा 12 होता है, 12 होता है। यहाँ पर ए बराबर भी 12, EB बराबर भी 12 ही होगा, ए बराबर भी 12 होगा, EB बराबर भी 12 ही होगा। अब यहाँ पर इधर जो काम हमने किया वो सिमिलर कार्य हम इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये केंद्र से इस जीवा पर भी लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, 90 का एंगल डाल देते हैं। ये केंद्र से जीवा पर डाला हुआ लंब 90 डिग्री एंगल जीवा को 2 टुकड़ों में बांटा। भाई यहाँ पर यदि हमने नाम F दिया है, PF इक्वल टू F हो गया, ये दोनों इक्वल पार्ट का, ये दोनों समान ही होगा, दोनों इक्वल पार्ट होगा, तो इतना हुआ। अब हम मतलब देखो यहाँ पर आगे देखो ये O को हम B से ज्वाइंट करते हैं और ये O को हम Q से ज्वाइंट कर, यहाँ पर हमने O को B से मिलाया यानी O को Q से मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये OB एंड OQ रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, ये OB एंड OQ रेडियस होगा यानी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या यानी रेडियस किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो यदि हमने सरकमफेरेंस के ऊपर का परिधि के ऊपर का एक बिंदु लिया, एक पॉइंट लिया, उसको हमने केंद्र के साथ मिलाया, जोड़ किया, तो जो रेखाखंड बनेगा, लाइन ऑफ सेगमेंट बनेगा, उसको ही त्रिज्या यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते से। यदि हमने सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट लिया, उसको केंद्र के साथ ज्वाइंट किया, देन ये लाइन बनता है, उसको ही रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या
बोलते बोले यहाँ पर OB भी त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या, ये दोनों सेम ही होता है। मतलब आप अनंत त्रिज्या ड्रॉ करोगे तो भी वो सेम ही रहता है, आइडेंटिकल ही रहता है। मतलब यहाँ पर OB बराबर OQ, यहाँ पर हमें व्यास यानी डायमीटर 30 दिया, यहाँ पर रेडियस इसका आधा 15 होगा, 15 होगा। फिर से यहाँ पर इस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर 30 दिया। अब हमें पता है कि वी नॉट रेडियस व्यास का आधा होता है, हाफ होता है। यहाँ पर 30 का आधा 15, OB बराबर 15 होगा, OQ भी 15 होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें PQ की लेंथ निकाले, तो ये PQ कब निकलेगा? जब हमें ये एक टुकड़े का वैल्यू पता होगा तब। मतलब यदि हमें FQ का मान पता चलता है, FQ का वैल्यू पता चलता है, देखो दुगना करेंगे तो PQ का वैल्यू आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ये FQ कब निकलेगा? तो जब हमें ये भुजा पता होगी तब, OF पता होगा तब। अब ये OF कब पता चलेगा? तो जब हमें इतनी दूरी पता होगी तब, EO पता होगा तब। देखो EO कब पता चलेगा? जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब। सबसे पहले यहाँ पर होगा क्या, प्रोसेस होगी क्या, प्रोसीजर होगी क्या? यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से ये EO निकलेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो, ध्यान देखो, ये OF भी निकलेगा, ध्यान ये FQ निकलेगा। ध्यान दुगना करेंगे तो ये PQ निकल जाएगा, PQ आउट हो जाता। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एकड़े एक से देखते हैं। देखो पहले देखो यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल OEB, त्रिभुज OEB, देखो ये एक एंगल 90 का है, 90। देखो एक बार इधर 90 का है तो इधर ये भी 90 का है, ये बात याद करके रखें। यहाँ पर इधर 90 तो ये भी 90। तो देखो हमें पता है कि लाइन के ऊपर एक तरफ का पूरा एंगल 180 होता है। देखो इधर 90 तो इधर 90, तभी 180 योग होगा। तो इस तरह से समझना होता है। अब यहाँ पर ये एक एंगल 90, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ पर 90 के सामने वाली भुजा, 90 के ऑपोजिट साइड कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर देखो, इसमें से हमें देखो ये EB तो पता है, OB भी पता है, हमें EO निकालना है। कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो कर्ण का वर्ग यानी OB का वर्ग यानी 15 का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। देखो यहाँ पर 12 का वर्ग प्लस ये EO का वर्ग होगा। देखो बाकी की दो भुजा मतलब एक EB, तो यहाँ पर EB 12, यहाँ पर 12 लिया, दूसरा OE, तो ये EO को OE को एक ही बात है, पूरा वर्ग करना और योग करना, जोड़ा तो इक्वल होगा। फिर से एक बार पाइथागोरस जी ये बोलते हैं, देखो ये कर्ण का वर्ग यानी OB का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 15 का वर्ग बाकी की दो भुजाओं यानी ये 12 का और EO के वर्ग के एडिशन इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन हमें
मिला है। अगर इसको हल करना है तो ईओ निकल देने यहाँ पर दर 15 का वर्ग 225 इक्वल 12 का वर्ग 144 प्लस ईओ का स्क्वायर। ईओ का स्क्वायर देखो 225 माइनस 144 इक्वल टू ईओ स्क्वायर होगा। दर 5 में से 4 गया, एक आगे देखो 22 में से 14 गया, 8 होगा इक्वल टू ईओ स्क्वायर। देखो ये ईओ स्क्वायर एक्चुअल में ऐसा होता है, ईओ स्क्वायर को एक्चुअल में ऐसे ब्रैकेट देकर लिखते हैं, पर ऐसा ही लिखा होता है। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में ऐसा है, ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट होता है पर ब्रैकेट को लिखते ही नहीं। आगे देखो मतलब ये दूरी का वर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर ओ का वर्ग ऐसा नहीं समझना। देखो ईओ का वर्ग मतलब ई से लेकर ओ तक की दूरी, यानी ओ से लेकर ई तक की दूरी का वर्ग है। आगे देखो यहाँ पर इधर वर्ग हटा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। तो आगे 81 का वर्गमूल आपको पता है 9 होता है, 9 होता है, वो इक्वल टू ये ईओ है। ईओ यानी ओई ये 9 होगा, 9 होगा। अब हम ये ओएफ भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो ये पूरी लेंथ पता है, ये दोनों जीवाओं के बीच का डिस्टेंस पता है। देखो ये 21 है, तो 21 में से हम 9 को माइनस करते हैं, घटाते। देखो यहाँ पर 21 माइनस 9, 21 माइनस 12 होगा। दैट इज ओएफ बराबर यानी एफओ बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। अब इस देखो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल ओ क्यू एफ, ट्रायंगल ओ क्यू एफ, ट्रायंगल ओ क्यू एफ, यहाँ पर भी ये एक एंगल 90 का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये एफ क्यू निकाल सकते, क्योंकि देखो हमें ये दो भुजा पता है। यहाँ पर 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, देखो यहाँ पर 15 का वर्ग बराबर इक्वल ये 12 का वर्ग प्लस ये एफ क्यू का वर्ग होगा। किसी पर यहाँ पर ये 15 का वर्ग बराबर ये 12 का वर्ग प्लस ये एफ क्यू का स्क्वायर होगा। आगे देयरफॉर देखो यहाँ पर 15 का वर्ग 225 माइनस 12 का 144 इक्वल एफ क्यू स्क्वायर। आगे देयरफॉर यहाँ पर देखो यही है, यही आगे है, देखो यहाँ पर यही सेम टू सेम है। देखो एफ क्यू बराबर इसके ये सेम ही है, दोनों सेम ही। देखो यहाँ पर एफ क्यू बराबर यहाँ पर 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, ये सेम है। एफ क्यू 9 आएगा, 9 देखो ये एफ क्यू 9 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि वी नो दैट ये पी एफ इक्वल टू एफ क्यू, मतलब ये एफ क्यू 9 है तो पी एफ भी 9 सेंटीमीटर है। तो पूरा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर पी क्यू बराबर यानी कि दूसरी जीवा सेकंड कोण तलना करी लंबाई 18 सेंटीमीटर होगा, 18 सेंटीमीटर होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा।
प्रश्न देखिए, एक वृत्त की दो जीवाएं टू कॉर्ड्स ए बी तथा सी डी एक दूसरे ईच अदर को वृत्त के बाहर आउटसाइड बिंदु पी पर प्रति सेकंड इंटरसेक्ट करती यदि ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर सी डी इक्वल 3 सेंटीमीटर सी डी है, सी डी इक्वल 3 सेंटीमीटर तथा पी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर हो तो पी डी की लंबाई ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर, 7.35 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डायग्राम ऐसा बने, देखो सब यहाँ पर हमें देखो एक वृत्त लेना है। ये हमने एक सर्कल लिया, वृत्त लिया, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, वृत्त ड्रॉ किया। अब इसमें वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाद बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक जीवा हमारी ये हो गई, दूसरी जीवा हमारी ये हो गई। फिर से एक जीवा हमारी ये हो गई, दूसरी जीवा हमारी ये हो गई। देखो यहाँ पर इस जीवा का नाम देखो ए बी दिया है, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। आगे देखो दूसरी जीवा सी डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। फिर से एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। मतलब देखो मतलब सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स को हमने सॉल्व किया तो ये ए बी मतलब ये लाइन जीवा कहलाती। देखो वृत्त के ऊपर के दो बिंदु को हमने सॉल्व किया तो ये लाइन, ये रेखा जीवा हो गई, कोण हो गई। पर यहाँ पर एक्चुअल में हो गया क्या, देखो यहाँ पर हमने ये दोनों जीवाओं को एक्सटेंड किया है, लंबाई देखो ये यहाँ पर मिलेगी और इस मिलन पॉइंट को यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट को यहाँ पर P बोला है। P क्या, P का फिर से ये दोनों जीवाएं ए बी एंड सी डी को हमने एक्सटेंड किया, विस्तार करते हैं। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर P पर काटती है, कट करती इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है। तो आगे देखो यहाँ पर हमें PB की लंबाई निकाले। देखो PB यहाँ पर है, PB देखो PB ये PB निकालना है, यानी BP निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंकड़े दिए हुए उसको लिखना पड़ेगा, डेटा को इसमें रखना पड़ेगा तभी अच्छे से समझ में। यहाँ समझ लो, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर ए बी बराबर देखो यहाँ पर मेन बात देखो पहले यहाँ पर सी है और बाद में डी है। यहाँ पर देखो पहले सी दिया है, पहले यहाँ पर सी लेना है और बाद में डी लेना है। बाई चांस यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। आगे देखो यहाँ पर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखो ये ए बी 6 सेंटीमीटर, ये ए बी 6 सेंटीमीटर है। आगे देखो सी डी 3 सेंटीमीटर है। देखो ये सी डी 3 सेंटीमीटर है। सी से लेकर डी तक या डी से लेकर सी तक की दूरी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। यानी पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो पी डी यानी ये इतना पी डी यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ये देखो PB यानी ये निकालना है, ये साइड निकाल, इसको हमने x मान लिया। हमें BP यानी PB निकाल, B से लेकर P तक, P से लेकर B तक की दूरी निकाली और यहाँ पर ऐसे आंकड़े दिए सब। यहाँ पर देखो यदि ऐसा डायग्राम बन रहा है, एक वृत्त है, वृत्त की दो जीवाएं हैं। देखो एक वृत्त है, वृत्त की दो जीवाएं हैं, यानी ये जीवाओं को हमने एक्सटेंड किया, यानी बाहर में, आउटसाइड में, बाहर में यानी आउट। देखो मेन कंडीशन बाहर में इंटरसेक्ट करनी चाहिए।
बाहर में ही प्रतिच्छेद होनी चाहिए। देखो यहाँ पर यदि ये बाहर में ऐसे प्रतिच्छेद करती है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला यानी सूत्र ऐसा लगता है, फॉर्मूला ऐसा लगता है, ये आपको याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना, रिमेंबर दिस, रिमेंबर। देखो यहाँ पर ये AP का वर्ग, AP देखो AP का वर्ग नहीं, AP का वर्ग नहीं, सिर्फ AP आएगा, AP गुणा ये BP बराबर ये PC गुणा ये PD होता है। देखो ये फॉर्मूला याद करके रखना। देखो ये PA यानी P है, देखो AP को PA को एक ही बात है, PA गुणा ये BP यानी PD बराबर ये PC गुणा ये PD होता है। मतलब देखो एक बार पूरी दूरी लेनी है, दूसरी बार इतनी दूरी लेनी है और गुणा करना है, सेम प्रोसेस इधर, पूरी दूरी लेनी है और इतनी दूरी देन गुणा करना है, इक्वल ही होता है। तो आगे सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर सब यहाँ पर AP पूरी लेन AP यानी A से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर A तक की दूरी, यहाँ पर देखो AB 6 और BP X, तो ये पूरा 6 प्लस X होगा, यानी X प्लस 6 होगा, X प्लस 6 होगा, X प्लस 6 होगा। देखो बीच में गुणा BP यानी PD, देखो यहाँ पर ये X है, X है। आई देखो यहाँ पर P से पूरी दूरी 5 प्लस 3 8 होगा, गुणा PD यानी DP 5 है, तो ऐसा हमें प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर x गुणा x स्क्वायर होगा प्लस ये 6 गुणा x को शॉर्ट में ये 6x ऐसे लिखते हैं, 6x ऐसे लिखते हैं और इक्वल यहाँ पर 8 पंचे इधर 40 होगा। ध्यान इधर पर ये x स्क्वायर का x देखो यहाँ पर प्लस 6x माइनस 40 पर 0 होगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 बराबर 0 है, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको हल करके हमें x निकालने को, ये x निकालना है, इतनी सी बात है, ये x आउट करना है। तो आगे देखो therefore क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करते हैं, कैसे सॉल्व करते। देखो यहाँ पर देखो सभी, यहाँ पर देखो ये 40 का 40 का ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है, ऐसे दो फैक्टर्स में बांटना है, जिससे दैट इज सो दैट इज सच दैट सब्ट्रैक्शन करके हमें प्लस 6 मिले। कैसे बात यहाँ पर करना क्या है, अब आगे देखो ये 40 को ऐसे ब्रेक करना है, तोड़ना है, जिससे सच दैट सब्ट्रैक्शन होके हमें प्लस 6 मिलेगा। कैसे बताइए, यहाँ पर ये 40 को हम 10 चौक के 40 ऐसे ले सकते हैं, ये 40 को हम 10 चौक के 40 लेते हैं, 4 दाने 40 होता है। अब यहाँ पर हमें देखो सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कब होता है, तो जब साइंस ऑल्टरनेट होते हैं तब, अलग अलग होते हैं तब, सेम नहीं होते तब। मतलब यहाँ पर एक को प्लस देना पड़ेगा, दूसरे को माइनस देना पड़ेगा। तो प्लस किसको देना है, माइनस किसको देना है। यहाँ पर देखो हमें प्लस 6 लाना है, आंसर हमें प्लस में लाना है, मतलब कि बड़ी संख्या को प्लस का साइन देना पड़ेगा, बिग नंबर को प्लस का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पर बड़ी संख्या 10 है, तो 10 को प्लस देना है और ये 4 को
माइनस देना। देखो ये प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू प्लस x होगा, प्लस x होगा। अब यहाँ पर 6 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ तो देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना, मतलब देखो यहाँ पर ये 6 को हमने x से मल्टीप्लाई, इधर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर प्लस 10x माइनस 4x इक्वल बराबर प्लस 6x होगा। दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्लस 6x बराबर प्लस 10x माइनस 4x होगा। अब यहाँ पर आगे x का वर्ग, x का वर्ग आगे प्लस 6x की जगह पर हमें ये लिखना है, ये रकम देखो यहाँ पर देखो ये प्लस 10x है माइनस 4x है और ये लास्ट में माइनस 40 इक्वल टू 0, तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो पद है। अब ये दोनों पद में हम ध्यान से देखें, इसमें से इनमें से देखो यहाँ पर x कॉमन निकले। पहले में हमारे पास x बचेगा प्लस दूसरे में हमारे पास ये 10 बचेगा। मतलब देखो x गुणा x प्लस 10 ये x पर प्लस 10x होगा। ये देखो हमारे पास नेक्स्ट ये दो पद है, टू टर्म्स। देखो यहाँ पर समझ देखो दोनों पद में से देखो यहाँ पर आगे में माइनस, देखो इसके आगे में माइनस है, इसके आगे में माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस भी कॉमन निकलेगा या फिर कहे हम ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस भी कॉमन निकलेगा। माइनस भी कॉमन निकलेगा कि हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो हमें देखो आप माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ऐसा भी बोल सकते, या फिर माइनस कॉमन निकलेगा ऐसे भी बोल सकते हो। माइनस निकलेगा ऐसे भी बोल सकते, या फिर माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ऐसे भी आप बोल सकते। यहाँ पर देखो ये माइनस, देखो यहाँ पर देखो ये इसके बराबर ये होगा। अब आगे हम जैसे जाते हैं तो पहले हमें माइनस दिखाई देता है, इसके बाद हमें आगे गए तो पहले हमें माइनस दिखाई दिया, मतलब यहाँ पर माइनस भी कॉमन निकलेगा, मतलब लेना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉमन हो गया। तो आगे देखो दूसरा देखो संख्या मतलब चिन्ह में माइनस कॉमन निकलेगा। देखो यहाँ पर देखो एक्चुअल में देखो ये दोनों में देखो चिन्ह में प्लस कॉमन निकला है, फिर से निकला। देखो ये दोनों पदों में से चिन्ह की बात करें हम, साइन की बात करें तो यहाँ पर प्लस एक्चुअल में कॉमन निकला है, पर प्लस कॉमन निकलने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब अंदर के चिन्ह नहीं बदलते। यहाँ पर ये माइनस कॉमन निकले, इसलिए यहाँ पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, चेंज हो। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर संख्या में नंबर देखो यहाँ पर 4 कॉमन निकलेगा, यानी एक्चुअल में यहाँ पर -4 कॉमन निकलेगा, -4 कॉमन निकलेगा। आगे देखो यहाँ पर ये पहले पद में हमारे पास प्लस x बचेगा, प्लस x बचेगा। देखो ये माइनस, तो ये माइनस कॉमन है, बाहर है, माइनस कॉमन बाहर है, 4 कॉमन बाहर है, तो इधर x बचा, यानी प्लस x बचा। आगे देखो ये माइनस बाहर है, तो यहाँ पर प्लस बचा होगा। 40 में से 4 बार मतलब 40 को हमने 10 चौके 40 ऐसा लिखा, जिसमें से 4 बार अंदर में 10 बचा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। दैट इज -4 कॉमन लेने पर पहले में प्लस x बचेगा, दूसरे में प्लस n बचेगा, मतलब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल। देखो ये माइनस
तो ये प्लस हो गया और ये माइनस होकर ये भी प्लस हो गया। ये माइनस चिन्ह बदल देंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। कब? माइनस कॉमन पर यहाँ पर कुछ ना कॉमन था, मतलब यहाँ पर प्लस कॉमन था। एक्चुअल में यहाँ पर चिन्हों में साइन में प्लस कॉमन निकले, अंदर के चिन्ह नहीं बदले, वो ये x पॉजिटिव रहेगा और 10 भी पॉजिटिव रहता है। ऐसे समझना होता है। मतलब ये -4 गुना प्लस x प्लस 10 बराबर -4x -40 होता है। अब ये आगे में प्लस को लिखो चाहे न लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे में प्लस को लिखो चाहे न लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखो, यदि फर्स्ट टर्म पहला पद, फर्स्ट टर्म पहला पॉजिटिव में तो प्लस को नहीं दे, यदि सेकंड वाला पद मतलब अगले वाले पद पॉजिटिव है तभी हम प्लस लिखते। फिर से यदि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो इसको प्लस में हम प्लस का साइन नहीं दे, और जो बाद वाले पद होते हैं उसमें यदि प्लस होता है तब हम प्लस का साइन ऐसे लिखते हैं। और माइनस मतलब लिखना ही पड़ता है, आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो माइनस को तो लिखना पड़ता है। इन शॉर्ट यदि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव में तो प्लस का साइन हम नहीं लिखते, ये हमारी परंपरा है, प्रथा है। ताकि देखो यहाँ पर इक्वल 0 हो रहा है, देखो यहाँ पर अब हमारे पास फिर से देखो ये दो पद है, दो टर्म से, पहला ये पद है दूसरा ये पद, यानी इसमें फिर से x प्लस 10 कॉमन निकलेगा, x प्लस 10 कॉमन निकलेगा। पहले में ये हमारे पास x बचेगा, आगे माइनस यहाँ पर और बचेगा। देखो पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा, दूसरे पद में हमारे पास ये -4 बचेगा, 4 बचेगा। मतलब साइन के साथ आप बोलोगे तो -4 बोला जाएगा, ओनली नंबर कोई बोले तो 4 ही बोला जाएगा। ये यहाँ पर अंदर में x -4 हमें मिलेगा और इक्वल ये 0 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो यदि AB = 0 है, मतलब A और B का गुणा यदि 0 है तब क्या होगा? तब देखो ध्यान A = 0 होगा और B = 0 होगा। फिर से यदि दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक संख्या 0 होगा या दूसरा संख्या 0 होगा, दोनों संख्या भी 0 हो सकता है। फिर से यदि दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, 0 है तो देन या तो पहली संख्या भी 0 हो सकती है या फिर और दूसरी संख्या भी 0, या फिर दोनों भी 0 रहेगा तो भी चलेगा, पर मिनिमम कंडीशन एटलीस्ट 1 को 0 होना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लाई 0 होता, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। मतलब यहाँ पर a बराबर 0 का या और b = चलिए यहाँ पर एक ही जगह एक संख्या x + 10 है, दूसरा संख्या b x - 4 है और बीच में गुणा है वो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि ये x + 10 बराबर 0 होगा या फिर और कि x - 4 बराबर 0 होगा। x + 10 बराबर 0 होगा या x - 4 बराबर 0, तभी ये गुणा 0 होगा। तो therefore देखो यहाँ पर x बराबर -10 होगा और यहाँ पर x बराबर +4 होगा, यानी 4। देखो यहाँ पर हमें -10 मिलेगा और यहाँ पर हमें +4 मिलेगा, यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये x
तो ये x लेंथ है, लंबाई है। अब लेंथ यानी लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ऋणात्मक में नहीं होती। लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि नापना जो होता है, मेजर जो करना होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पर ये -10 संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है, +4 पॉसिबल, यानी x का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 4 होगा, दैट इज p भी 4 होगा। 4 करेक्ट वही है, p भी 4 होगा। और ये हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एनी ट्रायंगल एबीसी में, इन एनी ट्रायंगल एबीसी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है तथा BC बराबर वर्गमूल 2AB है, तब एंगल ABC क्या होगा? 30, 45, 60 एंड 90। अब यहाँ पर देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। मतलब देखो यहाँ पर एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर हो रहा है। इसे यहाँ पर एक भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के बराबर हो रहा है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि एक ट्रायंगल की बात की एबीसी की, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर कौन सा वाला एंगल 90 का होगा यानी कि 90 का होगा, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये इधर इक्वल टू BC स्क्वायर है, मतलब ये BC जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा, इधर इक्वल के बराबर है। मतलब जिसमें देखो मतलब यहाँ पर देखो, योग में नहीं देखना है, योग में नहीं देखना, उधर दूसरी ओर देखना है, मतलब इधर देखना है। यहाँ पर BC है, BC है, मतलब ये BC यहाँ पर पता चल गया कर्ण है, हाइपोटेनस है। ये BC यहाँ पर कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस है, मतलब सबसे बड़ी भुजा है। ये BC is the biggest side, BC is the biggest side। मतलब ये BC तो इधर रहा होगा, ऐसे रहा होगा, यानी इधर A होगा, इधर A रहा, A यहाँ पर 90 का है। मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें A मतलब 90 का एंगल A बनाएगा। A एंगल 90 का है, 90 का है, A एंगल 90 का है, 90 का है। और देखो यहाँ पर देखो ये BC होगा, यहाँ पर BC आएगा, यहाँ पर BC होगा, BC का इधर BC होगा, ये कर्ण हो गया, और यहाँ पर A होगा। मतलब देखो ये B को आप यहाँ पर भी ले सकते हो या फिर यहाँ पर भी ले सकते हो। फिर से एक बार, ये B को आप यहाँ पर भी ले सकते हो या फिर ये B को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, एज योर विश। देखो ये C को आप यहाँ पर भी ले सकते हो, एज योर विश। पर ये A फिक्स रहेगा, ये 90 का है, फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। आगे देखो यहाँ पर ये BC बराबर वर्गमूल 2AB है। फिर से एक बार, ये BC इक्वल टू √2AB है, √2AB वर्गमूल 2AB है। तो बोला है कि जरा बताइए एंगल
एंगल ए बी छे, एंगल ए बी छे, एंगल ए बी छे, ए बी सी, बीच में कौन है? बी है, मतलब बी एंगल हमें आउट करना है। या फिर कहे हमें एंगल सी बी ए निकालना है, बीच में भी है, बी बदलेगा नहीं, बीच वाला एंगल हमें आउट करना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस एंगल? कैसे निकलेगा? यहाँ पर, हियर, यहाँ पर, हियर, यहाँ पर देखो हमें ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर दिया, तो यहाँ पर देखो ये समझ, देखो यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर है, ए बी का वर्ग है प्लस ए सी, तो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये ए सी स्क्वायर भी एसिटिस रहेगा। जो कुछ होगा ये बी सी में होगा, बी सी बराबर यहाँ पर वर्गमूल 2 ए बी है, रूट 2 ए बी है, और यहाँ पर वर्ग है, तो इस पूरे को वर्ग लगेगा, ऑल को स्क्वायर लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है और बीच में कुछ ना है, मतलब गुणा है। देखो यहाँ पर पूरे के ऊपर वर्ग लगा हुआ, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है। देखो यहाँ पर ये वर्ग, ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगे, मतलब यहाँ पर एक संख्या हमारा वर्गमूल 2 है, दूसरा संख्या हमारा ए बी है, ए बी एक संख्या है, नंबर है, तो ये ए बी डिस्टेंस है, अंतर है, इसलिए ये एक अंक है, मतलब एक अंक एक संख्या है। तो यहाँ पर देखो ये वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होगा? देखो यहाँ पर वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी यहाँ पर वर्गमूल 2 का वर्ग ये 2 ही होगा। आगे देखो यहाँ पर ये ए बी का वर्ग रहेगा। आगे therefore देखो यहाँ पर इधर ये ऐसी स्क्वायर है इक्वल, इधर ये ए बी स्क्वायर इधर आके इसमें से घटेगा, देखो 2 ए बी स्क्वायर में से ये एक ए बी स्क्वायर घटेगा, तो इधर ए बी स्क्वायर यानी कि एक बार ए बी स्क्वायर बचेगा। तो आगे therefore देखो यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, taking both sides square root, taking both the sides square then वर्गमूल कैंसल, वर्गमूल कैंसल, यानी AC इक्वल टू AB है, AC इक्वल टू AB है, यानी AB इक्वल टू AC, यानी दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों साइड्स इक्वल ही है, मतलब ये एक्चुअल में कौन सा त्रिभुज है? देखो ये एक्चुअल में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है और समकोण तो है। दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज का रोल लगेगा, ट्रायंगल का नियम लगेगा, मतलब देखो कोई भी त्रिभुज में एनी ट्रायंगल यदि दो साइड बराबर है, दो भुजा इक्वल, तो देखो यहाँ पर दो एंगल भी बराबर ही होगा। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, इक्वल है, तो कोण भी इक्वल होगा। ऑल्सो टू एंगल सिमिलर होगा, एक ही होगा, दो भुजा इक्वल, दो एंगल बराबर, दो एंगल भी बराबर। कौन सा वाला? सामने वाला, ऑपोजिट वाला। इस भुजा के सामने एंगल ये है और इस भुजा के सामने एंगल ये है, मतलब बी और सी एंगल बराबर होगा। ये दोनों
बराबर होगा। अब हमें पता है कि तीनों कोनों का योग त्रिकोण में त्रिभुज में 180 होता है। 180 डिग्री, यहाँ पर ये एक एंगल 90 का है, तो ये दोनों को मिलाकर 90 होगा। ये बी और सी दोनों को मिलाकर 90 होगा। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है, इक्वल, इसलिए ये 90 भी बट जाएगा, दो टुकड़े में बढ़ जाएगा, इक्वल बराबर 45 का होगा। 90 का आधा हाफ से भी 45 होता है। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। एंगल एबीसी, चाहे कहो सीबी है 45 होगा, चाहे कहो आप एसी भी 45 होगा, चाहे कहो बीसी है 45 ही होगा, कुछ भी पूछ ले 45 ही आएगा, 45 आएगा। यानी ये 45 हमारा सही आंसर है। मतलब ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है।